हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद कहते हैं। तो संघवाद के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, संघवाद होता क्या है और संघवाद कैसे काम करता है। तो फेडरलिज्म, सबसे पहले बता दिया आपको, फेडरलिज्म को हिंदी में संघवाद कहते हैं और ये संघवाद कई स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलने से चलता है। यानी एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स के यूनिट्स होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं, और वही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल इंडिया है। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, और सेंट्रल और यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ साथ कई स्टेट्स हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर देखें इसको इस रूप में, तो फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के साथ साथ ये चैप्टर शुरू होता है। बेल्जियम में सबसे पहले तो वहां भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन बाद में फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था तो वहां की जो स्थिति थी, जैसे कह सकते हैं कि एक यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और दूसरे उसके साथ ही साथ उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूर्ण रूप से स्टेट गवर्नमेंट पे हावी होता था। यानी पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम था वो स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होता था, लेकिन बाद में उसको परिवर्तित किया गया और परिवर्तन के साथ साथ ये नियम बनाया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो कुछ मामलों में यूनिटी गवर्नमेंट के अधीन नहीं होंगे, वो यूनिटी गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करेंगे। उसके बाद से श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में भी ये वहां की गवर्नमेंट की इच्छा थी कि वहां भी फेडरल गवर्नमेंट हो, तो वहां भी फेडरल गवर्नमेंट लाया गया। वहां भी यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। यानी यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जो अपना रूल, अपना रेगुलेशन जो स्टेट गवर्नमेंट पे थोपता है, इम्पोज करता है। लेकिन यहाँ का क्या मतलब था कि यहाँ भी ये चाहिए था, देश को की जरूरत थी कि यहाँ भी फेडरलिज्म हो, यहाँ भी अलग अलग यूनिट्स में सरकारें हों और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। ये दूसरा टॉपिक है वो डिफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। अब इसका जो डिफिनेशन अलग दिया हुआ है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी डिफिनेशन के रूप में हम देखेंगे, मैंने पहले बताया आपको कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो डिफरेंट यूनिट्स है या डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जैसे उसे स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, तो उसमें वो पावर्स डिवाइड होते हैं। यानी पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, वही होता है फेडरलिज्म। अब देखेंगे इसके दो लेवल्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट के दो लेवल्स हैं, सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल, और स्टेट गवर्नमेंट का लेवल। यानी दो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले हम आपको सेंट्रल लेवल के बारे में बता दें। सेंट्रल लेवल जो अपना नियम तो बनाता है और साथ ही साथ वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हेल्प करता है। यानी दो अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गए, सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स भी कहा जा सकता है, जिसे लोकल गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। तो ये जो दोनों गवर्नमेंट्स है वो साथ मिलकर काम करते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों के लिए कानून बनाता है जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए एक उसके पास विशेष सब्जेक्ट्स होता है जिसके ऊपर वो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, और स्टेट गवर्नमेंट वो अपने स्टेट के लिए ही कानून बनाता है, वो किसी और स्टेट के लिए कानून नहीं बना सकता। लेकिन एक और बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, यानी उसके लिए आंसरेबल नहीं होता है, कुछ मामलों में नहीं होता है। बाकी ऐसे बहुत से रूल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल पूरे देश पर लागू होता है, इम्पोज होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट दोनों सेम है, जिसमें एक सेंट्रल पावर होता है और वो पावर सेंट्रल या यूनिटी पावर जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया यानी यूनिटी गवर्नमेंट, वो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। उसका जो कानून है, उसके जो रूल्स हैं वो पूरे देश के यानी सारे स्टेट्स पर लागू होते हैं। यानी अगर
हम डिफरेंस देखें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन देशों में यूनिटी गवर्नमेंट है वहां पर दूसरे यूनिट्स काम नहीं करते, वहां पर फेडरलिज्म काम नहीं करता, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। तो वहां देखेंगे कि जो भी यूनिटी गवर्नमेंट है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे पावर्स उसी के पास होता है, वही कानून बनाकर पूरे स्टेट्स पर लागू करेगा, चाहे स्टेट्स के लोगों को वो अच्छा लगे या ना लगे, या उनके हित में हो या ना हो, या वो उनकी सारी सुविधाएं मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी उन्हें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कानून को मानना पड़ता है। वहीं पर फेडरलिज्म जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट तो होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, जो सारे स्टेट्स के पास उनके अपने पावर होते हैं, और वो जो पावर्स उनके होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो कानून बनाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी यूनिटी गवर्नमेंट के अधीन नहीं होते, वो उनके आंसरेबल नहीं होते, यानी वो अपना कानून बना सकते हैं, वो सब सारी व्यवस्थाएं अपने लिए कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी देखा होगा कि मान लीजिए अगर सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो कोई जरूरी नहीं कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार हो, वहां पर दूसरी पार्टी की भी सरकार हो सकती है। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अपने अलग पावर है, वो अपने ढंग से शासन करता है, अपने ढंग से रेवेन्यू कलेक्ट करता है, सारा सिस्टम उनका अलग अलग होता है। ये होता है फेडरलिज्म में और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस। यानी एक बार फिर बता दें आपको, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यानी यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो कानून जिसका कानून पूरे राज्यों पर यानी पूरे देश में लागू होता है, कोई राज्य अलग नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसी रूल को जो जिसे यूनिटी गवर्नमेंट बनाती है को फॉलो करना पड़ेगा, को मानना पड़ेगा। और फेडरलिज्म में क्या होता है कि जिसमें अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, तो जो स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, फिर भी उनके पास कुछ विशेष पावर्स होते हैं, जिन पावर्स को लेकर वो अपने राज्य पर शासन करता है। आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको, जैसे गवर्न द सेम सिटीजन्स, यानी जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों पर यानी ये दोनों मिलकर सेम सिटीजन पर शासन करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन पर शासन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि किसी पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो जो कानून बनाएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश में लागू होगा, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून बनाएगी वह भी उत्तर प्रदेश के लोगों पर लागू होगा। यानी दो अलग अलग गवर्नमेंट्स सेम सिटीजन्स पर अपना कानून बनाते हैं, अपना शासन चलाते हैं। उसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो विशेषता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों के पावर्स को गारंटी दिया हुआ है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो उसका पावर है उसमें स्टेट्स गवर्नमेंट से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और जो स्टेट्स गवर्नमेंट का जो पावर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर होगा। इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में लिखित कर दिया गया है ताकि भविष्य में किसी चीज का कोई प्रॉब्लम न हो। जो दूसरी विशेषता है नाइदर कैन चेंज ईच अदर्स पावर, यानी दोनों में से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उतना पावर नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को चेंज कर दे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उतना पावर नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स को चेंज कर दे। इसे भी संविधान में लिखित कर दिया गया है ताकि किसी भी पावर्स को, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कोई समस्या न हो। उसके बाद से सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनके अपने अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। स्टेट गवर्नमेंट भी लोगों से टैक्स लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोगों से टैक्स लेता है, तो ये दोनों अलग अलग अपने अपने ढंग से लोगों से टैक्स वसूल सकते हैं, ताकि जिस टैक्स के माध्यम से आपको पता है जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उससे देश का विकास किया जाता है, देश का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी जो स्टेट गवर्नमेंट हो गए या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए वो दोनों मिलकर देश के लिए काम करती हैं, सेम सिटीजन्स के लिए काम करती हैं, तो इसमें रेवेन्यू लेने का अधिकार दोनों का है। अब हाँ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को
सेव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोड है काम करने का उसको रिड्यूस करती है, कम करती है। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर, सारे स्टेट्स को मेंटेन करने का, सारे स्टेट्स को देखने का पूरा अधिकार है, पूरा पावर है। तो उसको कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का निर्माण किया गया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो सारे सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है। यानी सारी चीज़ों पर, हर लोगों के हर समस्या पर, एक स्टेट के जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, उनकी हर समस्याओं पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर नहीं हो सकती है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, ताकि स्टेट गवर्नमेंट होगी वो लोगों के सब समस्याओं पर ध्यान दे सकती है, उसके लिए कानून बना सकती है, और जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोड होगा वो कम होगा। उसके बाद जो टॉपिक है वो 2 टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, सॉरी कोर्ट्स के बारे में। इसके जो कोर्ट्स है वो भी अलग अलग हैं, ये सारे कोर्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट होता है। तो ये जो कोर्ट्स हैं ये भी फेडरलिज्म को दिखाते हैं। अगर एक कोर्ट में, यानी अगर स्टेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कोई समस्या सॉल्व नहीं होती है, उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि उसका जो अपने देश में या किसी भी देश में जिसमें फेडरलिज्म काम करती है, उसका जो रूल है कि अगर एक देश, अगर कोई जो लोकल यूनिट्स किसी समस्या का हल नहीं कर सकती है तो उसे सेंट्रल यूनिट्स उसे सोल्व करेगी, उस समस्या को सोल्व करेगी। तो उसी आधार पर कोर्ट्स को भी डिवाइड कर दिया गया, जुडिशरी को भी डिवाइड कर दिया गया। जुडिशरी में जो पावर्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कोर्ट्स के पास पावर है, यानी जो हाई कोर्ट के पास पावर है, उससे अगर कोई समस्या सोल्व नहीं होती है तो वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज सकती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो 2 टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, यानी फेडरलिज्म के 2 टाइप्स हैं, जिसे इतिहास के आधार पर बनाया गया है। यानी इतिहास भविष्य में, भूतकाल में, यानी उसका एक अपना इतिहास है। यानी जब एक समय था जब देशों में फेडरलिज्म आया, और इसके अलग अलग तौर तरीके थे फेडरलिज्म लाने का। उसी के आधार पर, उस हिस्ट्री के आधार पर फेडरलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप्स है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके बारे में बता दें आपको। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता यह है कि इसमें अलग अलग स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं, माने एक देश के अगल बगल, वो देश एक नहीं होता, उसमें अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, अलग अलग जो कंट्री होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं, बहुत बड़ा गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे यूएस है, यूएस, इसका जो एग्जाम्पल है यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से मिलकर बने हैं, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्य थे, और वो एक साथ मिलकर वो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप को सॉवरेन बनाने के लिए। अब जैसे यूएसए का एग्जांपल देख लीजिए। यूएसए का 13 कॉलोनीज अलग थे, फिर यूएसए था, इन सबको मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। तो जो अलग अलग स्टेट्स को मिलकर बनते हैं वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें सारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, और उनको पावरफुल बनने के लिए सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, और अपने आप को एक पावरफुल सॉवरेन कंट्री बनाते हैं। जो दूसरा है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जो एग्जांपल है वो है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जीता जाता एग्जांपल है। इसमें होता यह है कि जो कंट्री है वो अपने पावर्स को 2 यूनिट्स में बांटती है। ध्यान समझिएगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो कंट्री है वो अपने पावर्स को 2 यूनिट्स में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिट्स में और स्टेट गवर्नमेंट के यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, बांट देती है, ताकि शासन करने में आसानी हो सके, लोगों पर शासन करने में आसानी हो सके, लोगों की सारी समस्याओं को गवर्नमेंट समझ सके, उनके लिए कानून बना सके, उनका हेल्प कर सके, उनके लिए स्कीम बना सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मेन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होता है। भले ही इसमें पावर्स अलग अलग डिवाइड किए जाते हों, लेकिन फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे राज्यों के लिए कानून बनाता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने लिए कानून बनाता है, अपने राज्य के लिए कानून बनाता है, और इसीलिए इसे फेडरलिज्म कहा जाता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है और पूरे देश के लिए कानून बनाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो कुछ विशेष पावर के साथ अपने लिए कानून बनाता है, अपने राज्यों के लिए कानून बनाता है। जिसका एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है। इस पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था इस सेकंड चैप्टर पॉलिटिक्स का, तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।